तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मोल एंड मोल कंसेप्ट। ये टॉपिक है क्लास 9th के चैप्टर 3 का, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मोल क्या है और मोल का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मोल क्या होता है। तो मोल एक नंबर है। इसको समझने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले एक किंग होता था जिसकी काउंटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती थी। वो अपने टाइम का ऐसा पर्सन था जिसकी काउंटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट थी। जो किंग था वो बड़ी से बड़ी काउंटिंग बहुत ही कम टाइम में कर देता था और इस बात पे किंग को बहुत प्राउड था। और किंग को लगता था कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे वो काउंट नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए किंग एक बार एक फॉरेस्ट में जाता है। वहाँ पर एक सेंट होते हैं, उनसे वो मिलता है। उनको वो बताता है कि मेरी काउंटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो आप मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसे मैं काउंट ना कर सकूं। तो सेंट उसकी बात को सुनते हैं, उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा नंबर बताऊंगा जिसे तुम कभी काउंट नहीं कर पाओगे। किंग कहता है ऐसा कौन सा नंबर है। तो सेंट पहले चेक करने के लिए उसे कहता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे 1 लाख लीव्स को काउंट करके दिखाओ। तो किंग कहता है बस इतना ही। तो किंग बहुत जल्दी कुछ ही मिनट्स में वो 1 लाख लीव्स को काउंट कर देता है और फिर वो सेंट के पास जाता है। फिर सेंट कहते हैं ये तो ठीक है, अब इस बार मुझे 1 करोड़ लीव्स को काउंट करके दिखाओ। तो किंग कहता है ठीक है। तो किंग कुछ ही आवर्स के बाद वापस आता है और सेंट को कहता है कि मैंने 1 करोड़ लीव्स काउंट कर दी है। और फिर किंग फिर से सेंट को कहता है कि ये तो मैंने काउंट कर दी, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसे मैं काउंट ना कर सकूं। तो सेंट कहता है ठीक है, अब तुम मुझे 1 मोल लीव्स काउंट करके दो। किंग ने 1 मोल पहले कभी सुना नहीं होता। तो किंग कहता है 1 मोल क्या होता है। तो सेंट उसको 1 मोल की वैल्यू बताता है, जिसे सुनकर किंग एकदम शॉक हो जाता है। पर किंग ने सेंट से प्रॉमिस किया होता है कि तुम जो भी नंबर दोगे मैं उसे काउंट करके दिखा दूंगा। इसलिए फिर किंग उस नंबर को काउंट करने में लग जाता है और इसी तरह से किंग लीव्स को काउंट करता रहता है और काफ़ी महीनों के बाद किंग थक जाता है और अपनी हार मान लेता है। और फिर वो सेंट के पास जाकर कहता है कि 1 मोल सच में बहुत बड़ा नंबर है और मैं इसे काउंट नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन आता है कि 1 मोल एक्चुअली में कितना बड़ा नंबर होता है और इसका यूज़ क्या होता है। कि जो 1 लाख है, 1 लाख इक्वल होता है 1,00,000 के इक्वल। और 1 करोड़ होता है 1,00,000,000। ये तो 1 लाख और 1 करोड़। अब 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल की अमाउंट होती है 602215,000,000,000,000,000,000,000। इतना बड़ा नंबर, मतलब अगर मैं 1 करोड़ को 1 करोड़ टाइम्स भी काउंट करूं तो उससे भी जो मोल है वो बहुत ही बड़ा नंबर है। अब क्वेश्चन ये आता है, इतना बड़ा नंबर हम डेली लाइफ में तो यूज़ करते नहीं हैं, तो इतने बड़े नंबर को फाइंड करने की आखिरकार क्या ज़रूरत थी और किसने इतना बड़ा नंबर फाउंड किया। तो इसका आंसर है एमिडियो एवोगैड्रो। एमिडियो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतना बड़ा नंबर फाइंड किया। अब इन्होंने इतना बड़ा नंबर फाइंड क्यों किया, तो इसका रीज़न है क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे ये स्टडी कर रहे थे गैसेस के ऊपर और इन्होंने एक चीज़ देखी कि जब भी ये रिएक्शंस करते थे तो रिएक्शन में जो अमाउंट लेते थे किसी भी सब्सटेंस की, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते थे, तो उनको काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इसी पे ये स्टडी कर रहे थे एवोगैड्रो। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। उन्होंने देखा अगर हम अलग अलग गैसेस की सेम वॉल्यूम लें तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम रहते हैं। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं, और वो लॉ कहता था कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले अलग अलग गैसेस की तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमेशा सेम होंगे। सभी गैसेस की सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पर ये चीज़ अप्लाई होती है आइडियल गैसेस पे। आइडियल गैस वो गैस होती है जिन पे कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे कि नोबल गैसेस। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अलग अलग गैसेस की सेम वॉल्यूम लें तो उन दोनों गैसेस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम रहेंगे। इसको हम एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। ये तो बात हुई एवोगैड्रो लॉ की। अब जो 1 मोल की जो वैल्यू है वो कैसे आई, इतना बड़ा नंबर कैसे आया। तो
तो ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैसेस के ऊपर तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। जब उन्होंने 22.4 लीटर वॉल्यूम ली गैसेस की, तो उन्होंने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उनका मास उन गैसेस के मोलिकुलर मास के इक्वल था। मतलब जो 22.4 लीटर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का मास जो उस गैस के मॉलिक्यूल के मास के इक्वल था, पर जो उसकी यूनिट थी वो ग्राम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। उसने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसको उसने नाम दिया एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने ये नंबर फाइंड किया था, तो इसलिए उसका नाम एवोगैड्रो नंबर रखा। सबसे पहले एवोगैड्रो लॉ बता देता हूँ आपको। V1 और V2 वॉल्यूम है अलग अलग गैसेस की, N1 और N2 क्या है, नंबर है मॉलिक्यूल्स के। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम सेम वॉल्यूम ले अलग अलग गैसेस की, मतलब V1 और V2 अगर हम बराबर रखें, N1 और N2 भी बराबर हो जाएंगे। ओके, इसी को ही हम एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि अगर हमने सेम टेम्परेचर प्रेशर पर दो गैसेस लिए V1 और V2, अगर हम उनको इक्वल कर दें तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N1 और N2 वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको बताता हूँ कि ये जो बैलून्स है, ये 3 बैलून्स है जिनकी वॉल्यूम इक्वल है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना तीनों गैसेस के, वो भी इक्वल होंगे। तो वैसे तो जो गैसेस है उनका मॉलिक्यूलर मास और उनका साइज़ अलग अलग है, पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल रहेंगे तीनों ही बैलून्स में। और एवोगैड्रो ने इंटरेस्टिंग बात क्या देखी, जब उन्होंने वॉल्यूम लिया 22.4 लीटर, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उनका मास उन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल था। अब इस रिलेशन में अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो ग्राम्स में है और हमें पता लगाना है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं और 1 मोल को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब 1 मोल का जो रिलेशन है ये क्या बताता है कि अगर हम किसी गैस के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो कितने होंगे, वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। इसको और अच्छे से समझें तो जैसा कि आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मोलर मास क्या होता है। हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया। अब मोलर मास 2 तरह का होता है। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो जो हम मोलर मास पढ़ेंगे वो है ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम जो मोलर मास पढ़ेंगे वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एटम्स। इतने सारे एटम्स का जो मास होगा उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जो बहुत ही छोटी होती है। और हम डेली लाइफ में जो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम कार्बन लेते हैं ग्राम्स में। अब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें मोलर मास पता होना चाहिए। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास इक्वल होगा 12 ग्राम के, जबकि एक एटम का मास 12 AMU के और 1 मोल एटम्स का मास 12 ग्राम के। यही सबसे इंटरेस्टिंग रिलेशन है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का। अब मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका जो वेट है वो ग्राम्स में है और आपने पता लगाना है कि इसके अंदर कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है मास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। एटॉमिक मास में हमने एटम्स लिए थे इतने, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब अगर हम O2 के मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32 AMU। अगर हम इतने सारे मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लें तो उनका मास होगा 32 ग्राम के इक्वल। मतलब कि जो नंबर है वो सेम रहा, 32 का 32। अगर हमने मॉलिक्यूल्स 1 मोल कर दिए तो जो मास होगा वो ग्राम में हो जाएगा। तो हमारे लिए तो हमें तो जो मास है वो ग्राम में ही चाहिए होता है। तो हमने 2 मोल हाइड्रोजन लिए, 1 मोल ऑक्सीजन लिया और दोनों को कंबाइन किया तो हमें 1 मोल क्या मिला, वाटर मिला, H2O मिला।
ये फिर से एक और एग्जांपल है जिससे हम समझेंगे। यहाँ पे वही रिलेशन बताया है। अगर हमें मोलर मास निकालना है और हमें एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास किस में होगा, AMU में, और एटॉमिक मास की जो वैल्यू होगी वही मोलर मास की वैल्यू होगी, पर यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। फिर से एक एग्जांपल समझते हैं कि एक एटम का मास 12 AMU है जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो 1 मोल एटम का जो मास होगा वो 12 ग्राम होगा। इसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। और ये इसमें कितने सारे एटम आएंगे, इसमें 1 मोल एटम्स होंगे, मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। एटॉमिक मास 1 एटम का मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम्स का मास होता है। एग्जाम्पल हीलियम एटम, हीलियम एटम का मास होता है 4 AMU, एक एटम का। अगर वही हम 1 मोल एटम लेंगे तो मास हो जाएगा 4 ग्राम्स। और पार्टिकल्स 1 एटम की जगह कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स। एक मोल में इतने सारे एटम्स होते हैं और उनका वेट सिर्फ 4 ग्राम्स। तो समझ रहे हो कि एटम का जो साइज है वो कितना कम होता है। वो जो किंग था वो नंबर्स काफ़ी सारे मंथ्स में भी वो कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इतने सारे एटम्स होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अगर हम सब्सटेंस लें उसमें भी इतने सारे एटम्स होते हैं। मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जिसको हम 1 मोल या एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका मास होता है 28 AMU, जो बहुत ही कम होता है। अगर हम N2 का 1 मोल मॉलिक्यूल्स लें, 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स लें, उसका मास होगा 28 ग्राम्स। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या होता है, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो मैंने 1 मोल मेरे को वाटर चाहिए तो मेरे को कितने मोल हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे। और 1 मोल हम मेरे को लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, जो मिलकर मुझे बनाकर देंगे तो मुझे 2 मोल वाटर मिलेगा। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और इसी तरीके से 1 मोल अगर मैं मॉलिक्यूल्स लूँ तो उसका मास कितना होगा, 18 ग्राम्स। तो हम एक मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल मॉलिक्यूल्स लें तो वो जो मास है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नंबर है वो सेम रहा। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर हमें हीलियम दी गई है, हमें क्या दिया गया है कि 52 ग्राम हीलियम लो और बताओ इसके अंदर कितने मोल हीलियम के होंगे। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4। एक एटम का मास होता है 4 AMU। एक मोल एटम का मास होगा 4 ग्राम। 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो 52 से हम डिवाइड करेंगे। तो 52 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 52 ग्राम्स में 13 मोल्स ऑफ हीलियम है, क्योंकि 1 मोल हीलियम का मास होता है 4 ग्राम और 13 मोल्स का मास होगा 52 ग्राम। और सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें नंबर दे रखे हैं कि इतने सारे पार्टिकल्स का मास बताओ। अब ये कितने पार्टिकल्स है, ये 1 मोल पार्टिकल्स है। तो 1 मोल पार्टिकल्स He एटम्स का मास कितना होगा, उसके एटॉमिक मास के इक्वल पर ग्राम्स में। तो कितना होगा, 4 ग्राम। कि इतने पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, तो ये 1 मोल के इक्वल है, ये एवोगैड्रो नंबर है। अब ये अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला पार्ट है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में कितना मास होगा, 0.52। N2 मॉलिक्यूल का अगर मैं मास पूछूं वो होता है 28 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास। इसी तरीके से 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 28 ग्राम। अब मुझे कितने मोल्स निकालने हैं, 0.5 मोल मतलब हाफ मोल। तो 28 ग्राम को अगर मैं 0.5 से कर दूं तो मुझे 0.5 मोल का मास पता लग जाएगा, जो आएगा 14 ग्राम। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखो, क्या फाइंड करना है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास। ठीक है, पहले हमने N2 गैस के मास पता लगाया, अब हमें खाली N का मास पता लगाना है। तो N का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 AMU। तो 1 मोल एटम्स का जो मास होगा वो होगा 14 ग्राम और हमें 0.5 मोल का निकालना है। तो 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7 ग्राम।
अब थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें तो थर्ड में क्या कह रहा है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर एन एटम्स के जिनका मास पता लगाना है। अब 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, तो उनका मास किसके बराबर होगा, 14 ग्राम के बराबर। तो इतने 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स का मास किसके इक्वल होगा, हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमें आंसर मिलेगा 7। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स का मास कितना होगा, 7 ग्राम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 का हाफ है 3.011। ठीक है, तो ये भी 0.5 मोल ही है। तो इसका अगर 1 मोल का मास 14 ग्राम है तो 0.5 का 7 ग्राम होगा। इसी तरीके से जो फोर्थ है वो 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स का मास 1 मोल के इक्वल होगा, जो कि 28 ग्राम होता है, क्योंकि N2 के एक मोलिक्यूल का मास होता है 28 mu। इतने पार्टिकल्स जिसको 1 मोल पार्टिकल्स बोलते हैं, 1 मोल पार्टिकल्स का मास होगा 28 ग्राम के इक्वल। यही एवोगैड्रो ने नंबर दिया था, यही उसका रिलेशन था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स। Na मतलब सोडियम। अब Na का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। एक एटम का मास 23 होगा, और 1 मोल एटम्स लें तो उसका मास होगा 23 ग्राम। 23 ग्राम 1 मोल का है, हमें निकालना है कि 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितने पार्टिकल्स, इस इतने ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो 23 में अगर 1 मोल है तो 46 में कितने होंगे, 2 मोल। 2 मोल किसके इक्वल होगा, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। तो इतने पार्टिकल्स होंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। नेक्स्ट पार्ट है कि 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। O2 का जो मास होता है, O2 जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32 AMU। यही अगर मैंने नंबर 1 मोल कर दिए तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का कितना मास होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना होगा 32 ग्राम। 8 ग्राम में कितने होंगे, वही हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं। अब हमें 8 ग्राम का निकालना है, तो हम 8 ग्राम को डिवाइड करेंगे 32 ग्राम से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर हम 8 को डिवाइड करें 32 से फिर मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें पार्टिकल्स मिल जाएंगे जितने 8 ग्राम में प्रेजेंट होंगे। तो वो कितने होंगे, 1.505 इंटू 10⁻23। अब कोई थर्ड पार्ट देखें, 0.1 मोल कार्बन एटम्स निकालने हैं। तो 1 मोल कार्बन एटम्स का मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। 1 मोल का 12 ग्राम मास है। 0.1 मोल निकालने के लिए 0.1 को हम डिवाइड करना पड़ेगा 1 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे 0.6022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फटाफट से 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मोल का मास दे रखा है 12 ग्राम, जो कि हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो इसने पूछा एक एटम का मास कितना होगा ग्राम्स के अंदर। अब इसने एक एटम का मास ग्राम में पूछा है, AMU में नहीं पूछा। अब हम सिंपल रिलेशन क्या करेंगे, हम एवोगैड्रो नंबर को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा इतना कम मास होता है -23 ग्राम, जो बहुत ही छोटा नंबर है। ये मास होता है 1 ग्राम कार्बन एटम का। यही यहाँ पर अगर कोई और होता, मान लो नाइट्रोजन होता, तो उसका होता 14 को डिवाइड करना पड़ता इससे। तो एक एटम का मास ग्राम में निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो हमें एक पार्टिकल्स का मास मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, किसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा होंगे। इसको हम ईजिली देखकर भी बता सकते हैं, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसमें पार्टिकल्स कम होंगे। ओके, तो अगर हम सोडियम को देखें, उसका एटॉमिक मास 23 AMU होता है और आयरन का 56 AMU होता है।
तो हम 100 ग्राम में देखें कि कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 23 ग्राम जिसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं उसमें 1 मोल पार्टिकल्स होंगे। और अगर हम 23 को इससे डिवाइड करें 100 से तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे 2.6182 इंटू 10⁻24 एटम्स किस में प्रेजेंट होंगे, 100 ग्राम सोडियम में। यही हम आयरन लें, ग्राम एटॉमिक मास होगा जो कितना होता है 56 ग्राम। ठीक है, और इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 56 ग्राम और उसमें एटम्स होंगे 1 मोल। 1 मोल का मास है 56 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे ये निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 56 को, तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हमें उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1.075 इंटू 10⁻24। तो यहाँ पर हम क्लियरली बता सकते हैं कि विनर कौन होगा, विनर होगा सोडियम। सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे क्योंकि उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कम है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होगी। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है मोल के अंदर, तो ये याद रखना कि मोल एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास का डिफरेंस याद रखना। क्या एवोगैड्रो की रिसर्च थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे उसने ये नंबर फाइंड किया, ओके, कैसे ये नंबर फाइंड किया, क्या उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सब पता होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो उसे भी ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।